अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टॉक मार्केट बिगिनर कोर्स का ये हमारा चौथा लेक्चर। आज की वीडियो का टॉपिक जो है फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, और इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको टेक्निकल एनालिस्ट होनी चाहिए या फंडामेंटल एनालिस्ट होनी चाहिए, और साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट में। जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं जो लोग, तो उनके करियर में ये सबसे पहला पॉइंट या गोल होती है कि आप बेसिकली फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करते हैं या टेक्निकली एनालाइज करते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो चले दोस्तों, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली किसी भी कंपनी के बारे में जानने का नाम है, यानी कंपनी की हेल्थ आप चेक करते हैं, कंपनी की फंडामेंटल्स आप चेक करते हैं, बैलेंस शीट आप चेक करते हैं, उसके ऊपर कितने डेट है वो आप चेक करते हैं। तो प्रीवियस हिस्ट्री में कंपनी का जो ईपीएस है या अर्निंग पर शेयर है, रेवेन्यूज़ है, टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, वो क्या रहा है, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बेचती है, इसी तरह कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा, और इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मसलन इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, तो इन चीज़ों का इस स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये भी है कि आप उस स्टॉक के सेक्टर के बारे में भी जानते हैं कि ये जो स्टॉक है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो ये किस सेक्टर में फॉल करता है और उस सेक्टर के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। मसलन इंटरेस्ट रेट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें उस स्टॉक के ऊपर क्या इम्पेक्ट करता है, ये हम फंडामेंटल एनालिसिस में जानते हैं। इसी तरह ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस को शॉर्टली अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट, उसके बिजनेस मॉडल को आप समझते हैं, उसका एक थारो आप एनालिसिस करते हैं, जानते हैं। इसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि आप उस कंपनी की हेल्थ बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि ये जो कंपनी है जिसको मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, तो इसका हेल्थ कैसा है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस को हम एक और एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि मसलन आप एक बिज़नेस ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इसमें आप ये देखते हैं कि ये जो बिज़नेस आप ख़रीदने जा रहे हैं, तो अगर आप पूरी कंपनी को अगर आप ख़रीदना चाहें, तो इस वक्त आपको किस रेट पे आपको मिल रहा है, और ये जो रेट है वो सस्ता है या महंगा है। तो ये बात जो है वो आप फंडामेंटल एनालिसिस में मालूम करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कंपनी के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप एक पार्टनरशिप कायम करना चाहते हैं, तो इस तरह जो है वो आप फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी बातों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपने कुछ बातें तो हमने पॉइंट्स आपके साथ पहले भी शेयर किया। इसके अलावा भी फंडामेंटल एनालिसिस में जो है आप कंपनी के या बिज़नेस मॉडल, उसके मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हैं। इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी आप उस कंपनी के बारे में ट्रैकिंग करते हैं, उसके सेल्स, उसके टॉप लाइन, उसके बॉटम लाइन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, और आगे आने वाले फ्यूचर में 10 साल में, 20 साल में ये जो कंपनी है या स्टॉक है या इसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लाई करेगा, या इसका जो फ्यूचर है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो फ्यूचर में उसकी डिमांड क्या है। तो इसको हम एक तरह से मोड भी कहते हैं कि कंपनी की जो अपनी एक अलग से पहचान है वो क्या है, और इसी तरह कम्पिटिटिव है या इस कंपनी के पास कोई मोड है, ये होल जो है प्रोडक्ट बनाते हैं पाकिस्तान में, या इसके अलावा इस कंपनी के कोई कंपटीटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम फंडामेंटल एनालिसिस में जानते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी है, जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, बिजनेस माइंडसेट के साथ आते हैं और अपने पैसे को यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं और जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है। चूँकि जो हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स है, हम बेसिकली इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस पे हमारा फोकस होता है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मसलन अर्निंग पर शेयर हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, इस तरह कैश फ्लो क्या होता है, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, और कंपनी की जो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको कैसे पढ़ा जाता है, ये आने वाले वक्तों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो टेक्निकल जो एनालिस्ट होता है वो बेसिकली उसको कंपनी के परफॉर्मेंस या कंपनी के नाम से या उसके प्रोडक्ट से कोई गरज नहीं होता है। वो जस्ट जो है प्राइस एक्शन को देखता है कि आज का वॉल्यूम क्या है और प्राइस क्या है, क्या ये प्राइस जो है वो मुझे चीप मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। ये चीज़ें जो है वो टेक्निकल एनालिस्ट देख रहा होता है, या चार्ट के पैटर्न को देख रहा होता है, वॉल्यूम को देख रहा होता है, ट्रेंड को देख रहा होता है। तो टेक्निकल एनालिस्ट हम उसे कह सकते हैं जिसको कंपनी के परफॉर्मेंस या उसके अर्निंग या उसके टॉप लाइन या बॉटम लाइन, उसके प्रोडक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का उससे कोई गरज नहीं होता है। वो जस्ट मार्केट के सेंटिमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं और चार्ट के बेस पे जो है वो बाइंग सेलिंग करते हैं। तो एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर के बारे में हम हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम दोनों के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन आपके साथ शेयर करते हैं कि फंडामेंटल एनालिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम हॉराइजन का। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है या जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है उसका जो टाइम हॉराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म का होता है। वो 1 साल से लेकर 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। जबकि जो टेक्निकल एनालिसिस करता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेडिंग कर रहा होता है। मसलन डे ट्रेडर हो गया या 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए वो बाई और सेलिंग करना चाहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो डेटा यूज़ का है। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट डेटा यूज़ करता है वो उसके फाइनेंशियल को देखता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखता है, कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के देख रहा होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहा होता है और ओवरऑल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको भी ये मॉनिटर कर रहा होता है। जबकि जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो प्राइस हिस्ट्री को देखता है, चार्ट पैटर्न को देखता है और मार्केट की साइकोलॉजी को देखता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो फिलॉसफी का है। तो फाइनेंशियल जो एनालिस्ट होता है उसकी फ़िलासफ़ी ये होती है कि मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट होती है और मार्केट इनएफिशिएंट होने की वजह से कभी कभार आपको प्राइस जो है अंडर वैल्यू मिल रहा होता है, कभी ओवर वैल्यूड मिल रहा होता है। तो इस वजह से जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो ये सोच रहा होता है कि मार्केट हमेशा जो है किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है वो उसको करेक्ट वैल्यू पे लेके आती है। या दूसरे अल्फाज में जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो ये सोच रहा होता है कि जो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली उसकी एक्चुअल प्राइस और उसकी जो एक्चुअल वर्थ है वो उसके प्राइस के हिसाब से शो होती है। जबकि जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो मार्केट को एफिशिएंट जानता है और वो ये कहता है कि जो स्टॉक के बारे में जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद अगले पॉइंट की जानिब जाते हैं दोस्तों कंपैरिजन में। तो अगला पॉइंट जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर इन वीडियोस से आपको कोई वैल्यू मिल रहा है तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और आने वाले वक्तों में हम इसी तरह के इन्वेस्टिंग और जनरेशनल वेल्थ और वेल्थ के हवाले से हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो चले अगले पॉइंट की जानिब जाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ प्राइमरी गोल, यानी कि जो फंडामेंटल एनालिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट का जो फंडामेंटल गोल क्या होता है। तो अमूमन जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई दोनों का गोल पैसा कमाना होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है वो ये उसका जो गोल है वो ये है कि व्हाट टू बाय, यानी कि जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, इन्वेस्टर है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे क्या ख़रीदनी चाहिए, कब ख़रीदनी चाहिए, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ये इस पे भी वो फोकस करते हैं। जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं या टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो ये देख रहे होते हैं कि व्हेन टू बाय एंड सेल। वो सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करता है कि मुझे कब ख़रीदनी चाहिए जो स्टॉक है और मुझे कब सेल करनी चाहिए। इसके बारे में वो अपने पैटर्न्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह को वो देख रहे होते हैं, प्राइस मूवमेंट और हिस्टोरिकल डेटा, इसके अलावा वॉल्यूम को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से एक रिस्क और रिवार्ड का रेशो सेट करने के बाद कहाँ पे ख़रीदनी चाहिए,
कब खरीदनी चाहिए और कब सेल करनी चाहिए, यानी कि एक तरह से वो बाय सेलिंग करना चाहता है। तो ये इसका एक प्राइमरी गोल होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों कंपैरिजन में, वो है रोल ऑफ साइकोलॉजी। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो ज़्यादा जो है साइकोलॉजी को नहीं देखते, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देख रहा होता है कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो वीक है या स्ट्रांग है। तो जब वो ये चीज़ ट्रेस आउट कर लेता है कि ये जो कंपनी है, जो स्टॉक है, वो उसका हिस्ट्री और उसका जो फ्यूचर विजन है वो बहुत अच्छा है, उसके जो प्रोमोटर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, तो उस सूरत में वो अंडर वैल्यूड या एक ख़ास फेयर प्राइस पे वो इस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं। जबकि जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो सिर्फ सेंटिमेंट को पढ़ रहा होता है कि आज जो मार्केट है उसका सेंटिमेंट क्या है, आज स्टॉक मार्केट का या कैसे 100 का जो सेंटिमेंट है लोगों का क्या है, ट्रेंड क्या है, बियर ट्रेंड है या जो है बुल ट्रेंड है, उस हिसाब से वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। या फिर किसी ख़ास स्टॉक के बारे में लोगों का क्या सेंटिमेंट, उनकी क्या साइकोलॉजी है न्यूज़ को लेके। तो इन सारी चीज़ों को वो मैनिपुलेट करके या उसको एनालाइज करके जो है बाई सेल कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो बेसिकली लोगों के जो हर्ट मेंटेलिटी है या मार्केट साइकोलॉजी को भी किसी न किसी पॉइंट पे वो ट्रैक करता है, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टिंग जर्नी में। क्योंकि मार्केट की जो साइकोलॉजी है, लोगों की जो साइकोलॉजी है, उसको भी हम फंडामेंटल एनालिस्ट में या फंडामेंटल एनालिसिस में ज़रूर जो है उसको शामिल करते हैं। हर्ट मेंटेलिटी क्या होता है, इस पर भी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कंपेरिजन में, दैट इज रिस्क। अब यहाँ पे ये देखना कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर है तो दोनों में क्या रिस्क है, टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए क्या रिस्क यहाँ पे मौजूद है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनके लिए ये रिस्क ये होता है कि सबसे पहले अगर वो कंपनी को अच्छा समझता है तो उस वक्त उसको ये मुश्किल होती है कि इसका जो फेयर प्राइस है कंपनी की या शेयर की फेयर प्राइस क्या है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले वक्तों में जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे तो या आप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा सा हमें ऊपर मिल जाता है, यानी कि फेयर प्राइस से हमें ऊपर मिल जाता है। ये एक रिस्क है। दूसरा रिस्क जो फंडामेंटल एनालिसिस या इन्वेस्टर के लिए है वो ये है कि लॉन्ग टर्म में जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर आपने टॉप पे बाई किया है या जब कंपनी की जो पी रेशो बहुत ज़्यादा था उस वक्त अगर आपने ख़रीदी है, तो उस सूरत में लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक के जो प्राइसेस है वो नीचे आ सकता है। इवन दो की कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है, उसके सारे हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको एक अनरियलाइज लॉस हो सकता है। तो उसके लिए हम आगे जाके बात करेंगे इस पे कि फेयर प्राइस हम कैसे निकालते हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। इसी तरह जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए जैसे कि वारन बुफे हो गया, चार्ली मंगर, इस तरह बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनको यही कहना है कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, तो आपके जो रिस्क के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जिस तरह एक इंडियन इन्वेस्टर है उनका कहना है कि इंसान हो या मार्केट हो दोनों हमेशा ऊपर जाते हैं। तो ये एक फैक्टर्स है। इसी तरह अगर हम बात करें मार्केट ट्रेंड्स की, तो लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि जो इंडेक्स है वो हमेशा ऊपर ही गया है, आपने कभी उसका रिवर्सल नहीं देखा है। जबकि जो ट्रेडर्स है उनके लिए रिस्क क्या है, उनके लिए सबसे बड़ी जो रिस्क ये है कि आपको जो पैटर्न है या सेंटिमेंट्स है वो अचानक से लोगों के बदल जाते हैं। आप जो है ना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और इसी तरह मसलन आप 1 वीक या 2 वीक आप प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन 1 साल में आपका जो परसेंटेज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो यानी माइनस में हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाई सेलिंग कर रहे होते हैं। इस तरह जो बड़े इन्वेस्टर वो ये कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उससे आपकी जो कमीशन है उसके मद में आप एक तरह से ब्रोकर को अमीर कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमीशन भी आपसे लिया जाता है। तो ये कुछ रिस्क है ट्रेडर के हवाले से। उसके बाद आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आप जो है आपको फंडामेंटल एनालिस्ट बननी चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस, आपको फंडामेंटल्स को देखनी चाहिए या टेक्निकल को। तो आपका जो मसला है वो हम हल कर देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको नंबर 1 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बननी चाहिए। आपके जो माइंड सेट है उसमें लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म हॉराइजन का होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके जहन में जनरेशनल वेल्थ का होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में मैं कितना कैपिटल एम्प्लॉय करूं कि मेरा जो डेली के अखराजात है या आगे फ्यूचर में मैं अर्ली रिटायर भी हो सकूं, फाइनेंशियली फ्री हो सकूं, मेरे तमाम अखराजात जो है वो स्टॉक मार्केट से या दूसरे इन्वेस्टमेंट से
कवर अप हो रहा हूँ ताकि मैं अपने पैशन पे काम कर सकूँ। ये आपका गोल होनी चाहिए। इससे तीसरी बात, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको इन्वेस्टर या फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल, उनके एजुकेशन, उसको भी फोकस करना है। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको इन गोल को अचीव करने में आपका साथ देता है। तो लाजमी तौर पर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होनी चाहिए और जिसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट बने, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। तो हमारी जो कोर्स है ये, इसमें हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में फंडामेंटल एनालिसिस पे ही बात करेंगे, जो कि हमारा बेसिक मिशन है कि आम जो पब्लिक है, आम जो पाकिस्तानी है, उस तक ये नॉलेज पहुंच सके कि वो एक अच्छे अंदाज में स्टॉक मार्केट को यूज़ करते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक अच्छा फ़र्द साबित हो, जिसके बेस पे वो अपने फाइनेंस को मैनेज करे और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व कर सके। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ फिर हम आपके लिए ये मशवरा देते हैं कि आपने एग्जैक्ट ट्रेडर नहीं बनना है। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने आपके साथ शेयर की थी, आपने टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल नेगलेक्ट भी नहीं करना है। तो आप एक तरह से हाइब्रिड जो है वो आप सिस्टम बना सकते हैं कि मसलन आपने एक्स कंपनी के बारे में आपने एनालिसिस शुरू किया, आपको कंपनी बहुत अच्छी लगी। अब उसके बाद एक तरह से आप फंडामेंटली उसके फेयर प्राइस को आप जो है ट्रेस करेंगे और आप ये देखें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बनता है, इस वक्त जो कंपनी है वो मुझे चीप मिल रहा है या नहीं मिल। उसके साथ ही आपने क्या करना है, उस कंपनी के जो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को भी आपने देखना है। तो उससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि ये जो कंपनी है इस वक्त कहाँ पे लाई करता है, ये रिवर्सल में है, ट्रेंड में है या अपवर्ड ट्रेंड में है, कंसोलिडेट कर रहा है या लोगों के सेंटिमेंट इस कंपनी के बारे में क्या है, वो सारा आपको चार्ट से पता चलेगा। तो इंशाल्लाह कोर्स के अख्तिताम में हम ज़रूर जो है टेक्निकल एनालिसिस को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को दोनों को शामिल करते हुए आप कैसे जो है हीरे जो है आप स्टॉक मार्केट से चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर नंबर 4 बिगिनर्स के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक हौसला मिलता है और आने वाले वक्तों में हम मज़ीद जो है इन्वेस्टिंग के लिए और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए जो वैल्यूएबल कंटेंट्स है वो हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, लेक्चर नंबर 5 के साथ इंशाल्लाह। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।